दोस्तों नमस्कार। यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में जो इसके पहले का वीडियो था उसमें हमने चर्चा किया था कि वैदिक काल में जो शिक्षा की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें हमने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा किया था। जिन जिन बिंदुओं पे वैदिक काल में चर्चा हुई थी उसी बिंदुओं पे बौद्ध काल में शिक्षा की जो प्रणाली होगी उस पे भी चर्चा होगी, और उसी बिंदुओं पे जो इसके बाद का वीडियो आएगा, जो इसके बाद का चैप्टर है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली या मध्यकाल की जो शिक्षा प्रणाली थी, तो बिंदु एक ही है, उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा होगी। लेकिन ये है कि उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग उसमें थी, उनकी जो विशेषताएं थी वो अलग अलग थी। तो हम चर्चा यहाँ करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की। तो सबसे पहले बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली है, जब एक प्रणाली उसके पहले चल रही थी वैदिक शिक्षा प्रणाली, तो बौद्धकालीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली आई क्यों, सबसे पहले चर्चा इस पे करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि जब कोई विचारधारा अपने अति को पार करती है तो निश्चित रूप से दूसरी विरोधी विचारधारा जन्म लेती है। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की इतनी अति हुई कि उसका विरोध प्रारंभ हो गया। सबसे पहले इसका जो विरोध करने वाले थे वो चारवाक और आजीवक ने इसका विरोध शुरू किया, परंतु वे लोग चारवाक और आजीवक जो थे वे अपने विचारधारा के पीछे कोई ठोस दर्शन दिखा नहीं पाए लोगों को, और उनका प्रभाव जिस तेजी से बढ़ा उसी तेजी से समाप्त भी हो गया। तो जो चारवाक और आजीवक थे उन्होंने ही सबसे पहले वैदिक काल की जो प्रणाली थी उसका विरोध प्रारंभ किया। लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने विरोध किया और उनका प्रभाव बढ़ा, उतनी तेजी से ही वो अपनी बात को जनता तक तर्कों के साथ नहीं पहुंचा पाए। तो उनका जो प्रभाव था वो जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से समाप्त भी हो गया। इसके बाद ईसा पूर्व की 563 में भारत में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। वे राजघराने में पैदा होते हैं, पूरी सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, परंतु उन्होंने लोगों के जो सांसारिक दुख थे उसकी अनुभूति की, और उन्होंने इन्हीं दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय खोजने के लिए तपस्या की। जो कर्मकांड वैदिक धर्म था उसके स्थान पर करुणा प्रधान बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया। तो महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना की, वैदिक काल के बाद उसी बौद्ध धर्म ने एक शिक्षा प्रणाली का विकास किया, और वही जो शिक्षा प्रणाली का विकास बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया उसी का नाम बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, और उसी को बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। तो बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसके प्रमुख अभिलक्षण कौन थे, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थीं, अब चर्चा इस पे होगी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले चर्चा होगी, पहला जो पॉइंट हम उठाएंगे वो उठाएंगे शिक्षा का प्रशासन,
शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, यही सेम पॉइंट चर्चा हुआ वैदिक काल में भी। तो प्रशासन और वित्त में सबसे पहले प्रशासन क्या होता है और वित्त की व्यवस्था कैसे होती थी, इन दो बातों पे चर्चा होगी। तो प्रशासन का मतलब कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था पे जिसका नियंत्रण होता था उसी को प्रशासन कहा जाता था। तो इस काल में जो शिक्षा पर नियंत्रण था वो बौद्ध संघों का शिक्षा पर नियंत्रण, बौद्ध के जो संघ होते थे उनका नियंत्रण उस समय की शिक्षा प्रणाली पे थी, उस समय की शिक्षा पे थी। किसी व्यक्ति विशेष का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, बल्कि एक संघ था जो बौद्धों का संघ था, उसी का नियंत्रण उस समय की शिक्षा प्रणाली पे थी। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको शासन का संरक्षण भी प्राप्त था। शासन का संरक्षण का मतलब कि उस समय जो शासक हुआ करते थे उनका भी संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण का मतलब ये होता है कि उनके द्वारा भवन निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना या जो शिक्षा प्रणाली के संचालन के लिए जो वित्त की आवश्यकता होती थी उसकी व्यवस्था उस समय के जो शासक थे, राजा थे, वो करते थे। अगर तीसरी बात की जाए इसमें तो उस समय की जो प्राथमिक शिक्षा थी ये निःशुल्क थी। और जो उच्च शिक्षा थी ये सशुल्क थी। तो 3 पॉइंट इसमें निकल के आया शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त में। प्रशासन जो होता था वो बौद्ध संघों का था, उन्हीं का शिक्षा पे नियंत्रण था। उस समय के जो राजा होते थे उनका भी संरक्षण कुछ प्राप्त था उस बौद्ध संघों को, और जो कुछ खर्चा बर्चा होता था भवन निर्माण के लिए या अन्य खर्चे के लिए तो उस समय के राजा जो होते थे वो उनको उपलब्ध करवाते थे और दान दिया करते थे। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो होती थी वो निःशुल्क होती थी और जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था होती थी वह सशुल्क होती थी या निःशुल्क के साथ होता था, छात्रों से शुल्क लिया जाता था। अगर दूसरी विशेषता की बात की जाए तो उस समय की जो शिक्षा की संरचना एवं संगठन क्या था। शिक्षा की संरचना और संगठन का मतलब ये होता है कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कितने भागों में विभाजित थी। तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 3 स्तरों में विभाजित थी। शिक्षा के जो स्तर थे वो 3 स्तर में विभाजित थे। ये स्तर कौन कौन से हैं? तो जो पहला स्तर था वो प्राथमिक शिक्षा का था। जो दूसरा स्तर था वो उच्च शिक्षा का था और जो तीसरा स्तर था वो भिक्षु शिक्षा का था। तो शिक्षा के जो स्तर थे, शिक्षा की जो संरचना थी, शिक्षा का जो संगठन था उसके 3 स्तर थे। पहला प्राथमिक स्तर,
दूसरा उच्च स्तर और तीसरा भिक्षु स्तर। तो अगर प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था होती थी यह बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी। बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी और यह शिक्षा 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक यह चलती थी। उच्च शिक्षा की अगर बात की जाए तो यहां सबसे पहले उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होता था। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए सबसे पहले प्रवेश परीक्षा होता था और जो योग्य छात्र होते थे उन्हीं को केवल एडमिशन दिया जाता था, उन्हीं का केवल नामांकन होता था। सामान्यतः जो इसकी आयु थी वह 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के और लगभग 20 से 25 वर्ष तक की आयु तक ये चलती थी। अगर भिक्षु शिक्षा की बात करें तो इनका जो कार्य था वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का ये प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इनका मुख्य कार्य था और जब उच्च शिक्षा ये पूरा कर लेते थे तो एक संस्कार होता था उपसंपदा, उपसंपदा संस्कार। इस उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था और यह शिक्षा कुल 8 वर्ष की होती थी। यह शिक्षा जो होती थी कुल 8 वर्ष तक होती थी और यह शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो प्राप्त कर लेता था इस शिक्षा को वह भिक्षु कहलाने लगता था। और यही लोग होते थे, यही भिक्षु जो होते थे, यही धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और यही शिक्षण कार्य भी करते थे, और यही शिक्षण कार्य भी करते थे। यदि कोई भिक्षु शिक्षा के जो भिक्षु शिक्षा होता था इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भी यदि वह कुछ विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहता था तो वह इससे ज्यादा वर्षों तक शिक्षा ग्रहण कर सकता था। सामान्य रूप में फिर से अगर एक बार देखा जाए तो शिक्षा की संरचना और संगठन जो था उसके 3 स्तर थे, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर और भिक्षु स्तर। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती थी वो बौद्ध एवं मठों एवं विहारों में होता था और जब बच्चा 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था तो वहां जाता था और 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करता था। यह शिक्षा बिल्कुल एकदम निःशुल्क थी। यह शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा उच्च शिक्षा में प्रवेश लेता था जहां पे पहले प्रवेश परीक्षा होता था और जो बच्चे योग्य होते थे केवल उन्हीं योग्य बच्चों को ही वहां नामांकन दिया जाता था, प्रवेश दिया जाता था। और यह जो शिक्षा होती थी वह 12 वर्ष से लेकर के और 20-25 वर्षों तक, यह 20-25 वर्ष की आयु तक यह चलती थी। और जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता था बच्चा, तब अगर उसको भिक्षु शिक्षा भी प्राप्त करना है तो उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद एक संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार, और उस संस्कार को करने के बाद बच्चे को भिक्षु शिक्षा देने की जो व्यवस्था होती थी वो किया जाता था। और भिक्षु शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह कुल 8 वर्ष तक के लिए थी। 8 वर्ष तक जब वह शिक्षा ग्रहण कर लेता था तो वह भिक्षु कहलाने लगता था। अगर उसको कुछ विशिष्ट जानकारी लेनी होती थी तो इससे ज्यादा समय तक वह शिक्षा ग्रहण कर लेता था, ग्रहण कर सकता था।
और जो भिक्षु बन जाते थे उनके दो कार्य थे। एक तो वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और दूसरा वो शिक्षण कार्य भी करते थे। तो ये हो गया शिक्षा की संरचना एवं संगठन का बात। अब तीसरा पॉइंट जो हम लेंगे, तीसरे पॉइंट की अगर चर्चा की जाए तो जो तीसरा पॉइंट होगा वो उस समय जो शिक्षा का अर्थ था वो क्या था। शिक्षा का अर्थ, तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का अर्थ था या शिक्षा से तात्पर्य जो था वो केवल और केवल जो बौद्ध के मठ होते थे और विहार होते थे, उसमें दी जाने वाली शिक्षा। तो बौद्ध के मठों और विहारों में दी जाने वाली शिक्षा ही उस समय शिक्षा कहलाती थी। ऐसा लगता है कि उस समय की जो शिक्षा थी वो ज्ञान का पर्याय ना हो करके एक प्रक्रिया के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। एक प्रक्रिया के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। तो जो शिक्षा का अर्थ वहां लिया जाता था, जो शिक्षा बौद्ध मठों और विहारों में दी जाती थी, और वहां पे शिक्षा जो था वो ज्ञान का पर्याय ना हो करके एक प्रक्रिया के रूप में लिया जाता था। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो जो चौथा पॉइंट है वो उस समय के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श उस समय क्या थे। बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या क्या थे। तो बौद्ध काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसके जो उद्देश्य एवं आदर्श थे वो बहुत व्यापक थे। जो उद्देश्य एवं आदर्श वैदिक काल के थे लगभग उसी प्रकार के उद्देश्य बौद्ध काल में भी थे, लेकिन उसका स्वरूप कुछ थोड़ा सा भिन्न था। अब उस समय के उद्देश्य थे क्या क्या, उसकी अगर चर्चा किया जाए तो जो सबसे पहला उद्देश्य था वो ज्ञान का विकास करना। ज्ञान का विकास करना। तो बौद्ध काल का शिक्षा का जो एक उद्देश्य था वो ज्ञान का विकास करना, और महात्मा बुद्ध के अनुसार जो था कि इस संसार में समस्त दुखों का जो कारण है वो अज्ञानता ही है, और उनको निर्माण प्राप्ति के लिए सच्चा ज्ञान होना जरूरी है, और यही ज्ञान का विकास करना ही बौद्ध काल के शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। बौद्ध धर्म एवं दर्शन में 4 आर्य सत्यों की बात की गई है, और जो 4 आर्य सत्य का ज्ञान रखता है निश्चित रूप से वह उसी के अनुकूल आचरण करता है। अगर दूसरे आदर्श एवं उद्देश्य की बात की जाए तो सामाजिक आचरण की शिक्षा, सामाजिक आचरण की शिक्षा। जो बौद्ध धर्म था वो मानव मात्र के कल्याण का पक्षधर था, और यही कारण है कि बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा बल दिया गया करुणा और दया पर। बिना करुणा भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को नहीं समझ सकता है। बिना दया किए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को दूर नहीं कर सकता है। तो यहाँ का जो आधार था बौद्ध धर्म में सामाजिक आचरण की शिक्षा का जो आधार था वह दया और करुणा था।
दया और करुणा था। तीसरे पॉइंट की अगर चर्चा की जाए तो मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। बौद्ध धर्म के शिक्षा का जो उद्देश्य था वो केवल बौद्ध धर्म से संबंधित जो संस्कृति है उसका ही केवल पोषक नहीं था, यह मानव मात्र के संस्कृति के संरक्षण का विकास एवं पोषक था। बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ अन्य धर्मों, दर्शनों और संस्कृतियों के अध्ययन की व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि केवल बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जाता था, बल्कि और जो धर्म थे और जो दर्शन थे और जो संस्कृतियां थी उसका भी ज्ञान वहां दिया जाता था। अगला अगर उद्देश्य देखा जाए, चरित्र निर्माण। कोई भी शिक्षा व्यवस्था होगी, कोई भी शिक्षा प्रणाली होगा तो उसका एक उद्देश्य जो होगा वह निश्चित रूप से हमेशा चरित्र निर्माण रहेगा। इस काल में कला, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी और एक इसका जो उद्देश्य था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा देना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध काल में जो शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे उसमें सबसे पहला ज्ञान का विकास, सामाजिक आचरण की शिक्षा, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, चरित्र निर्माण। बौद्ध काल में कला, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी जिससे लोग जीवन यापन अच्छे से कर सकें और बौद्ध धर्म की शिक्षा देना उस समय का प्रमुख उद्देश्य रहा। अगर तो हमने चर्चा किया 4 पॉइंट पे, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, शिक्षा की संरचना एवं संगठन, शिक्षा का अर्थ उस समय क्या था और शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि उस समय की शिक्षा की पाठचर्या क्या थी, शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी उस समय, और शिक्षण विधियों के साथ साथ उस समय के जो शिक्षक थे और जो शिक्षार्थी थे उनके कौन कौन सी विशेषताएं थीं। तो अगले वीडियो में इसकी चर्चा होगी। इसमें इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।